नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में, जिसका आज है 5th और लास्ट डे। और इसको आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 to 12 और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल और NCERT इवेंट स्पेशल पर। और आपके साथ अगले 1 घंटे के सफर में मैं याशु गांधी। हम सब मिलकर मना रहे हैं डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक। और इस अम्ब्रेला जो हमारे अम्ब्रेला थीम है, इसके तहत हमने ये जो ऑनलाइन 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा था, जिसे हमने 14 to 18 अक्टूबर मनाया। और आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से, हमारे ईमेल का जो पता लगातार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और फ़ोन नंबर्स इनके माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, कैसे ये हम हर रोज़ आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाते हैं। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ये तो आपको बताएंगे ही। इसके साथ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डिसलेक्सिया से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरीज या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज कैसे पूछ सकते हैं? हमारा जो लाइव सेगमेंट है, हमारे लाइव चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज नोट डाउन कर सकते हैं, और हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक का, जो हमारा आज की जो थीम है वो है SLT फ्रेंडली मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, EVS और साइंस के बाद आज हम बात करेंगे मैथ्स की। तो इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ जो स्क्रीन साझा कर रही हैं, वो मेरे साथ हैं अनुष्का शर्मा, जो कि हैं भारतीय सांकेतिक भाषा संप्रेषक, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं मेरे साथ। और अनुष्का आपको इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो भी बातचीत हमारी होगी, जो भी डिस्कशन होगा, आप तक पहुंचाएंगी सांकेतिक भाषा के माध्यम से। तो अनुष्का, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। और अब हम रुक करते हैं अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, अपने विशेषज्ञ का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेरे साथ हैं प्रोफेसर रेणु मालविया, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर आई। मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. मैम के साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं मिस मसरत खान, जो कि CEO महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू इन दिस सेशन। Good morning, namaste to everybody, and it's a pleasure being once again with CIET NCERT for the Dyslexia Awareness. बिल्कुल, डिसलेक्सिया अवेयरनेस वीक जो हम मना रहे हैं, उसमें आज हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो अपने दोनों विशेषज्ञों का रुख करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आज हमारा ट्रेनिंग सेशन का लास्ट डे है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आज मैथमेटिक्स की बात हो रही है, इसके अलावा अगर कोई जनरलाइज क्वेश्चन आपका है, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें है इंतज़ार आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का। रजिस्ट्रेशन हम लास्ट में बताएंगे। साथ ही एक और ख़ास बात, यानी कि हमारा जो क्विज सेगमेंट है, वो भी आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं, हम अपने एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले रेणु मैम, मैं आपके पास आऊँगी कि जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं, डे 1 ही हमने बात की थी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग इसमें डिस्कैलकुलिया और बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं। तो जब, हाँ जी बिल्कुल, तो जब हम डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं, तो ये एक जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, मेंटल स्टेज है, एक प्रोसेसिंग का एक वो है। तो उसमें जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैम वो किस तरीके से प्रॉब्लम होती है ब्रेन की फंक्शनिंग में, क्या प्रोसेस उसका कैसे होता है? जो ब्रेन है एक चाइल्ड विद डिस्कैलकुलिया का, तो उसका ब्रेन जो है वो ख़राब ब्रेन नहीं है, वो डिसेबल्ड ब्रेन नहीं है, वो एक डाइवर्स ब्रेन है। जैसे कि अभी हम दिखाते हैं अपनी PPT के दौरान की माध्यम से। अगर वो बच्चा, हम चाहते हैं कि वो चीज़ें, अभी PPT आने वाली है हमारे सामने, तो बच्चा जो है वो नेक्स्ट PPT पे हम अभी जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आप
ये जो बच्चे होते हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, डिसकैल्कुलिया के होते हैं, उनका जो तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो इमेज में उनके दिमाग में बातें जाती हैं, हमारी वर्ड्स में ज़्यादा जाती हैं। तो बहुत सी बार आप देखेंगे, अगर आप ऊपर पिक्चर में देखते हैं, उसमें वो बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हमें कोई चीज़ बनाने को बताया जाता है तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। उधर वहाँ पर दूसरा बच्चा कैसे सोच रहा है, प्लेन मुझे दिखा दो, मैं अपने आप स्टेप कर लूँगा। आप आगे देखिए ज़रा, अगर साइड में ये अलमारियाँ दिख रही हैं ना, सीक्वेंशियल लिखा नीचे, उसमें हमें सिखाया जाता है कि इस प्रकार से ड्रॉर्स में सामान जो है बड़े सिस्टमैटिकली एक के बाद एक, जिसको हम सीक्वेंशियल कहते हैं, में रखना चाहिए। पर मेरा द चाइल्ड विद डिसकैल्कुलिया वो भी कैटेगराइजेशन करता है, पर उसकी कैटेगराइजेशन देखिए आप इधर, एक ग्रुप इधर बनाए, एक उधर बनाया, एक उधर बनाया। हमारी आँख से, हमारी ब्रेन से वो बहुत गंदा लगता है, ख़राब लगता है, सीक्वेंशियल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, पर उसके लिए वो ठीक लगता है। सो ये फ़र्क है। पर वो क्योंकि माइनॉरिटी में है, कम है, तो ज़्यादातर हम लोग जो हैं नहीं समझ पाते। अब आप दूसरी वाली स्लाइड पे हम देखते हैं, जब दूसरी स्लाइड में आप ये देखिए, ऊपर आप देखिए कैसे हमने मैथ्स सीक्वेंस में किया है, 1 + 5 = एक के बाद एक के बाद। पर वहाँ देखिए वो, उसके दिमाग में वो कैसे खिचड़ी सी लगती है, हमें उसके लिए नहीं है। वो क्या है, आप इधर देखेंगे ऑरेंज में दिखाया ना, हमें क्लास में सिखाया जाता है पहले ये वाली स्टेप, फिर ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप। वो कैसे करता है, वो पूरी चीज़ें एक साथ मिला के पर आंसर दे देता है या दे देती है, और हमसे जब पूछते हैं तो हम बता ही नहीं पाते कि उसने क्यों ये आंसर किया है। बिल्कुल, यानी कि हम अगर इसको वैसे समझें तो एक इंफॉर्मेशन है पूरी, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस में ना हो कि उसकी प्लेसिंग मिसमैनेजमेंट है, डिसऑर्डर है वो। मैं एक तरीके से ये भी नहीं कह सकते, डिसऑर्डर हमारे एंगल से लग रहा है, उसके एंगल से इंफॉर्मेशन वो डाइवर्सिटी है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का डिसऑर्डर। हाँ, हमारे लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का डिसऑर्डर है। पर अगर सारे ही डिसकैल्कुलेट होते तो वो हम मैनेजमेंट गलत कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ऐसे हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, उसका नज़रिया हमेशा अलग होता है। एज यू सेड कि ये बात प्रोस्पेक्टिव की है कि हम अपने एंगल से उसको गलत कह रहे हैं, उनके एंगल से शायद हम गलत तो होंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, इसकी लर्निंग शायद हमारे जो टीचर्स जुड़े हुए, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और ख़ुद हम भी इसकी लर्निंग कर रहे हैं। इस पर मैं लौटूंगी और विस्तार से बात करूँगी। अभी मैं मसरत मैम का रुख करती हूँ। मसरत मैम, जब हम बात मैथमेटिक्स की कर रहे हैं तो एज यू मेंशन दैट ऑल जो स्टूडेंट हैं वो काउंटिंग, जब वो एवरीडे की जब काउंटिंग करते हैं, तो इसमें जैसे कि अभी बात हो रही थी कि इंफॉर्मेशन का मिसमैनेजमेंट है, तो ऐसे में इसको एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। सो मैं एक्चुअली है ना, मेरा प्रेजेंटेशन पहले बिल्कुल मैम, हम दिखाना टेक्निकल टीम से चाहूंगी, रिक्वेस्ट करेंगे कि बिकॉज पीपीटी दिखाएं। हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन एक बार हो जाएगा तो देन उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस लेंगे तो ऑडियंस को भी क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। तरह समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो मेरा प्रेजेंटेशन अराउंड 10 मिनट्स का होगा, इफ दैट इज ओके। श्योर मैम, प्लीज टेक योर टाइम मैम। Yes, sure. Okay, so I will need help from there. So आज का टॉपिक जो है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी। कैसे हम उसे देखते हैं एक मैथमेटिक्स क्लासरूम में, लेकिन जो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इट इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, बट मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो हर कोई उससे कांपता है, घबराता है, एंग्शियस हो जाता है जब मैथ्स का एग्जाम है या गणित से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज। सो हम देखते हैं क्या मेजॉरिटी लोगों में गणित की भय है वेरियस रीजंस के वजह से। कोई क्योंकि उनके घर में जो उनके बड़े हैं या उनके जो भाई बहन जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो वो देख के उनको लगता है मैथमेटिक्स बहुत ही कड़क विषय है,
बहुत ही ऐसा विषय है जो हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी घर में ये भय बिठाया जाता है कि मैथ्स जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। कभी हमने ये भी देखा है क्या, स्कूल में अब बच्चे सडनली मैथ्स अच्छा कर रहे हैं और सडनली जो है वो उनका परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो रहा है। और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है क्या क्लास में टीचर ने, जो जो मैथ्स टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, या उसने किसी को डांटा है। कभी कभी ऐसा नहीं है क्या वो उस बच्चे को डांटा है, लेकिन वो बच्चा देख रहा है कि जो गणित नहीं कर पा रहा है, टीचर उसको डांट रही है, उसको पनिश कर रही है। तो सिर्फ वो देख के उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर मैं या कुछ गलती कर रहा हूँ या करती हूँ तो मुझे भी डांट पड़ेगी। तो ऐसा हमने एक केस देखा था जहाँ पे ये बच्चा 9th स्टैंडर्ड में था, और उसकी माँ जो है वो हम अप्रोच की ये कहते हुए कि मुझे लगता है मेरे बेटे को डिसकैलकुलिया है, क्योंकि सब विषय में वो अच्छा है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं कर पाता है। और उसके पिता जो है मैथ्स के कोचिंग क्लासेस चलाते थे। तो हमने जब टेस्ट किया तो टेस्टिंग में तो उसका मैथ्स बहुत ही अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिफ्टेड बच्चा, एवरीथिंग नाइस। और तो हमने कहा क्या, अगर वो मैथ्स डिसकैलकुलिया के टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर क्लास में स्कूल में क्यों नहीं कर पा रहा है। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और जब हम उसके पास्ट में गए तो पता चला 2nd स्टैंडर्ड की जो टीचर थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो बच्चों को बहुत डांटती थी। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत अच्छा करता था मैथ्स में, लेकिन सिर्फ ये देखकर क्या दूसरे बच्चों को पनिशमेंट मिल रही है, जब देखो जब डांट मार मिल रही है, तो उसको वो भय बैठ गया क्या मुझे भी डांट मार मिलेगी अगर मैं कुछ गलती करता हूँ। सो वो जब हम वहां पे गए और जब हमने फिर आइडेंटिफाई किया क्या इशू है, काउंसलिंग जब हुई, तब जाके ये बच्चे को वो he came to terms that I don't have problem in maths but the fear and I have to take care of it. Or he did very well after that. He did very well in his 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड college life, and he is now in his late 30s doing very well in life. So हमें ये सोचना है कि अगर बच्चे मैथ्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो पहले हमें उसकी जांच करना चाहिए कि वजह क्या है। जरूरी नहीं है क्या हर कोई जो मैथ्स में डिफिकल्टी मैथ्स की डिफिकल्टी से झेल रहा है उसको डिसकैलकुलिया हो या मैथ्स में दिक्कत हो। सो कैन आई हैव द स्लाइड अगेन प्लीज, श्योर प्रेजेंटेशन। मैम, श्योर मैम। तो हमें ये जानना जरूरी है क्या, ये जो प्रोसेसिंग जो होती है मैथ्स के लिए, जो प्रोसेसिंग जो है वो स्ट्रगल जो है बच्चों में, लर्निंग डिफिकल्टी हो या नहीं हो, वो हमें बार बार दिखाई देगी। नेक्स्ट स्लाइड। पियाजे के बारे में बहुत सारे टीचर्स ने लोगों ने सुना होगा, मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन उनकी एक थ्योरी थी जो 4 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट उन्होंने दिया था। तो उसमें से वन ऑफ द स्टेजेस जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। और अगर हम ये देखेंगे तो वो कहते हैं क्या 7 इयर्स से लेके 11 इयर्स तक, 11 इयर्स मतलब बच्चे छठी में हो गए उस वक्त, 6th स्टैंडर्ड में, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब जो मैथ्स है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है क्या, कॉन्क्रीट मैन्युपुलेशन और टीचिंग और लर्निंग ऑफ मैथ्स सिर्फ प्री प्राइमरी में रेस्ट्रिक्ट होता है। ओके हम उसके बियॉन्ड जाते ही नहीं है, जबकि हम सबका जो ब्रेन है इज नॉट रेडी फॉर एब्स्ट्रैक्ट anything abstract, any kind of abstract learning till beyond 11 years of age. So can we go to the next? So उन्होंने जो कहा है क्या, एट दिस स्टेज जो है जो कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ओके वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये डेवलप करना बहुत ही जरूरत है, और ये अराउंड दिस एज बिटवीन 7 and 11 years ये कॉन्जर्वेशन का स्टेज डेवलप होता है। और ये कैसे डेवलप होगा, हमें ये इनपुट बच्चों को देना जरूरी है। सो व्हाट इज कॉन्जर्वेशन?
नो मैटर आपका जो कंटेनर है वो कप हो या ग्लास हो या बोल हो या जग हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, उसमें लिक्विड को किसी भी रंग का हो, लेकिन जो है क्वांटिटी जो है, अगर आप वो एक ही क्वांटिटी वो अलग अलग कंटेनर्स में डालते हो तो क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है लिक्विड का, वो चेंज नहीं होता है। कलर बदलेगा, शेप बदलेगा क्योंकि आपका कंटेनर का शेप अलग है, लेकिन द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप होता है, होना चाहिए, और हमें इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट जो है आगे चल के बच्चों को फ्रैक्शंस और उसके आगे अलजेब्रा सीखने में, समझने में मदद करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड दिस सेम कंजर्वेशन आप देखोगे क्या, मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसा जय प्रदीप से ज्यादा टॉलर है लेकिन सुनील से शॉर्ट है, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? सो दिस बिकम्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट। अगर हमें कुछ विजुअलाइजेशन या हमें सोचना पड़ता है, अच्छा टॉलेस्ट कौन है? ओके, सो जिन बच्चों में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स फर्म नहीं है, तो दे गेट कंफ्यूज। लेकिन अगर आप उनको गुड़िया देते हो या ऑब्जेक्ट्स देते हो जिससे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो इजीली बता सकेंगे कौन टॉल है और कौन शॉर्ट है। नेक्स्ट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? सो व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? तो एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की क्या है? क्या एक ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस यूज कर सकते हैं, अलग अलग मैनिपुलेटिव मटेरियल्स हो उनके पास, और लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा हो जो सपोर्टिव है और जो इंटरैक्शन होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, टीचर्स आर एक्सेप्टिंग, peers are accepting the diverse learning styles, जो डॉक्टर रेनू ने कहा, राइट? उनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट होती है। सो इट इज नॉट जस्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसकैलकुलिया, हम सब में वो डाइवर्जेंस है, हम सब में, मेजॉरिटी में, मोस्ट ऑफ इट, most of us we think in the same way, but we also think differently. हम हर एक यूनिक इंडिविजुअल्स है, राइट? अगर हम सब एक जैसा सोचने लगेंगे तो हम रोबो बन जाएंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? सो रिसर्च क्या बताता है? क्या हर कोई स्टूडेंट्स, एंड इट इज नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, मैं तो कहूंगी इवन एडल्ट्स, लाइफ लॉन्ग जब हम कुछ करते हैं, जब हमारे पास मैनिपुलेटिव्स है, विजुअल एड्स है, तो हम उसे बेनिफिट करते हैं, ना कि सिर्फ सुनने से। वी नीड टू सी, वी नीड टू फील, वी नीड टू डू। जितना हम करते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ज्यादा वो हमारे मेमोरी में जाता है, उतना ज्यादा हम समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। ओके, मैंने ऑलरेडी कहा, दिस एक्सपीरियंस हैज टू बी एटलीस्ट इन स्कूल, इट शुड बी टिल द 6th and 7th स्टैंडर्ड। ये एक्सपीरियंस हमें बच्चों को देना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो क्लासरूम में जो है, जो एनवायरनमेंट है, जो लर्निंग सिचुएशन है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। हमारा फोकस स्टूडेंट पे होना चाहिए, और जो अकम्पलिशमेंट्स है वो थ्रू डिस्कवरी होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू डिस्कवर, they have to discover the process, how the problem, why is this problem, और ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोसेस डिस्कवरी बहुत बहुत जरूरी है। एंड टीचर has to be more of a facilitator, who is guiding, who is giving opportunities to experience, to come up with their own ideas, thoughts and solutions, rather than spoon feeding। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसे ऐसे सॉल्व करना है, यही मेथड है, यही मेथड से सॉल्व करो तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर, आई होप दिस इज नॉट हैपनिंग, बट वी नो दैट देयर आर schools, teachers who follow this method. So we have to now move away from this methodology, because it is not just students with maths difficulties, dyscalculia, and I'm talking in general also, not just restricted to maths. हर विषय में a teacher now has to move from being a teacher to a facilitator. Okay, next slide please.
तो एक इंक्लूसिव अप्रोच जो है, अब टीचर्स ने अभी, क्योंकि एनईपी 2020 के बारे में हम सबको पता है, टीचर्स ने बहुत सारे वर्कशॉप्स वेबिनार्स अटेंड किए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2025 से होना है। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग सबने सुना है, दैट इज if you follow the universal design for learning, all children will benefit. It is an inclusive approach. Children with and without any kind of disabilities, disorders, right? So जहाँ maths concerned है वो एक inclusive approach है, concrete representational abstract strategy, जो multi sensory है, जहाँ पे हम सब senses का इस्तेमाल करते हैं, जैसे we are seeing, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके, हम बोल रहे हैं। सो द होल प्रोसेस कंटिन्यूज while we are experiencing the problem and the solution to it. Okay, next slide please. So ये जो रिसर्च क्या कहता है, क्या हर कोई बच्चे जो क्लासरूम में है, ओके, सो आई कीप रिपीटिंग that this methodology, this strategy is for all children, not just children with maths difficulties or dyscalculia. अगर आप ये मेथड क्लासरूम में यूज करते हैं, ये स्ट्रैटेजी, तो हर कोई बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होता है। जो गिफ्टेड बच्चा है वो भी इससे बेनिफिट करेगा, उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, विल बी फास्टर देन व्हाट इट ऑलरेडी। जो बच्चे जिनको लर्निंग डिसऑर्डर्स है, लर्निंग डिफरेंसेस है, डाइवर्जेंट लर्नर्स है, वो भी इससे बेनिफिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो कॉन्क्रीट, सो आप यहाँ देख सकते हो क्या, ये बहुत सारे मैनिपुलेटिव्स है, ये टीचर्स विल बी फेमिलियर विद दिस मैनिपुलेटिव्स। अलग अलग मैनिपुलेटिव्स है जो बाजार में मिलते हैं, जो आप खुद क्रिएट, ऐसे नहीं है क्या, जो बाजार में मिल रहे हैं वही मैनिपुलेटिव्स हमें यूज करना है। अगर हम थोड़े भी क्रिएटिव है तो हम हमारे खुद के मैनिपुलेटिव्स मटेरियल्स, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंजॉयबल एंड मेकिंग अ ट्रूली लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो ये सब सम एग्जांपल्स है, जैसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में होल बॉडी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं क्या, हम शेप से, नंबर कॉन्सेप्ट से, स्किप काउंटिंग है, 5 10 15 20, या सीक्वेंसिंग ऑफ नंबर्स है। सो वी कैन यूज दिस इन आवर क्लासरूम्स। ओके, क्लासरूम में डेस्क बेंच है, यूज नहीं कर सकते, लेकिन कॉरिडोर है, ग्राउंड है, हॉल है। I mean, we have to explore our environment and make it an all-inclusive learning environment. Next slide. अगर हमें उनको बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, साइज का कॉन्सेप्ट सिखाना है, ओके, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सिखाना है, सो अगेन दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस। एंड वो आप लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं, जो भी क्लास में है, ऑर्डर इट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, और द थिनेस्ट टू द थिकेस्ट, या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, वी यूज दैट। फिर हमको स्पेशल मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सिखाते हैं, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट अगेन। All right, so 1-to-1 correspondence में, please move to the next. All right, so we okay over here. So 1-to-1 correspondence से हम जो है, we can move ahead when there is 1-to-1 correspondence. We are able to learn sets, we are able to understand pattern recognition, and it helps us also with conservation in a way. And what is conservation, जो मैंने आपको already बताया है, क्या no matter what the placement is, where it is, color है, the quantity remains the same. तो आप देख सकते हैं क्या, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप उन साथ में रखो या फैला दो, द नंबर रिमेन्स द सेम। ओके, तो जो बीड्स है, आप बीड्स को एक प्लेट में रख के स्प्रेड करो, या एक बोल में रखो, या आप उसको स्ट्रिंग कर दो, एंड यू स्ट्रिंग इट इन एनी सीक्वेंस। यू कैन मेक डिफरेंट सीक्वेंस से डिफरेंट नेकलेसेस। ओके,
बट द नंबर ऑफ बीड्स जो है वो उतने ही रहते, दे डोंट चेंज। प्लस जब आप बीडिंग करते हो और एक पैटर्न में करते हो तो आपका सीक्वेंस आता है। ऑलराइट, सो कैन वी गो टू द नेक्स्ट। सो जैसे मैंने कहा ना सीक्वेंसिंग, तो ये जो पैटर्न रिकग्निशन है दैट हेल्प्स इन सीक्वेंसिंग। सो ये डिफरेंट वेज ऑफ सीक्वेंसिंग है एंड पैटर्न रिकग्निशन। कैन वी गो टू द नेक्स्ट। ऑलरेडी मैंने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तो अगर हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस स्ट्रांग है देन टीचिंग सेट्स का कॉन्सेप्ट सिखाना इजी हो जाता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये कॉन्क्रीट स्टेज क्या है? नो प्लीज गो टू द, सो कॉन्क्रीट स्टेज इज डूइंग थिंग्स। ऑलराइट, जो भी मैंने कहा, तो यू यूज अ होल बॉडी experience, you use manipulatives, and this has to be used by the children, not teacher. Teacher will demonstrate, but after that children are going to actually use. जब तक बच्चे experience नहीं करते वो concrete नहीं होता है, it becomes abstract. Abstract means हम देख रहे हैं टीचर को या किसी और को करते हुए और हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि ये क्या हो, कैसा है, इसका रिजल्ट क्या है। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट इज व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट। फिर कॉन्क्रीट स्टेज से, सो वंस कॉन्क्रीट स्टेज इज consolidated, then you go to the representational stage. Representational stage क्या है? जो हमने थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस सीखा है वो हमें अभी रिप्रेजेंट करना है थ्रू स्टिकिंग। यू कैन गो टू द नेक्स्ट। तो हम आउटलाइंस देते हैं और ये आउटलाइंस में बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, स्टिकर्स यूज कर सकते हैं, पिक्चर कुछ स्टैंपिंग वर्क कर सकते हैं, उसमें ड्राइंग कर सकते हैं। जैसा जार है उसमें हम कहते हैं put 5 candy sticks या 5 lollipops in the jar या 5 flowers in the jar। अगर हम एक बोल देते हैं, फिश बोल, और कहते हैं क्या अभी इसमें आप फिश ड्रॉ करें, ओके, तो चिल्ड्रन आर एक्चुअली ड्रॉइंग। तो हम सिर्फ आउटलाइन दे रहे हैं और बच्चे उसको फिल कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशनल हो जाता है। सो रिप्रेजेंटेशनल इज द सीइंग स्टेज। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। एब्स्ट्रैक्ट स्टेज क्या है? सिंबॉलिक स्टेज है। यहाँ पे हम जो है साइंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो नोटेशंस है, सिंबल्स है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ सिंबल्स की ही बात करते हैं एंड नथिंग एल्स। सो देयर इज नो कॉन्क्रीट इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्ड, टोटल एब्स्ट्रैक्ट लेवल। बट दिस एब्स्ट्रैक्ट लेवल बच्चे कब तैयार है? आफ्टर द एज ऑफ 11 years। ओके, सो अगर आपको ये लेवल पे पहुंचना है एंड यू डोंट वांट टू गिव देम कॉन्क्रीट एंड रिप्रेजेंटेशनल एक्सपीरियंस, देन यू कैन डू दैट ओनली आफ्टर द एज ऑफ 11 years। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? वर्कशीट्स। वर्कशीट्स, जब हम वर्कशीट्स देते हैं और बच्चे को बोलते हैं टिक द करेक्ट आंसर, सर्कल द करेक्ट आंसर, ओके, या इसमें कुछ आइडेंटिफाई करो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। बच्चे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग। ओके, अगर हम कहानी, हम कहते हैं क्या ना, हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हम ऑडियो विजुअल्स दिखाते हैं, हम स्टोरीज सुनाते हैं, स्टोरी सम्स होते हैं, लेकिन वो भी एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि जैसे मैं इंटरप्रेट करूंगी जरूरी नहीं है आप भी उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे। सो दैट इज ऑल टू डू विद एब्स्ट्रैक्ट। So do I have some time to go ahead? I can't see the... बिल्कुल मैम, आपको थोड़ा सा टाइम और हम बाद में देंगे, लेकिन Sure. अभी मैं रुक करूंगी रेनू मैम की तरफ, क्योंकि मैम की भी प्रेजेंटेशन है, तो वन बाय वन हम लेते हैं। रेनू मैम, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं जो डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित हैं, उनको मैथ्स के प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स की जब हम बात करते हैं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब उससे रिलेटेड जब परचेजिंग की जाती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पर कर लेते हैं और एग्ज़ाम में गलतियां कर देते हैं। ये क्या मतलब, इस कॉन्सेप्ट को समझाइए। अब हम पीपीटी पे देखते हैं, ये भी थोड़ी सी भारी भरकम पीपीटी आएगी, पर
पीपीटी हम आ रही है आगे, देखिए आने में भी टाइम लग रहा है उसको क्योंकि वो भारी भरकम है। जब हमारा ब्रेन होता है ना, वो ही बात हमारे जनरल सबके ब्रेन्स जो हैं एक तरीके के हैं, पर वो दूसरे एंगल से काम करना चाहता है। इसमें देखिए ना सीक्वेंस है, ऑरेंज वाला देख रहे हैं नीचे वाले में, जो पीले बाल वाला बच्चा है, उसमें हम लोग जो ऐसे सोचते हैं वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सोचता है। जब अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा, आ रही है स्लाइड। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमें बताया गया है क्लास में कि 23 + 12 जो है उसको ऐड करते हैं। लीजिए आप ऐड कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन हमारे जैसे नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जरा, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारी। अब आप देखिए क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है सीक्वेंस में, एक के बाद एक, एक के बाद उसको, उसके नीचे, उसके नीचे। पर अगर मेरे चाइल्ड विद डिस्लेक्सिया का ब्रेन जो है वो डाइवर्स है, वो और किसी तरीके से सोचता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जरा, तैयार रहिए, है ना डिफ़िकल्ट। अब वो क्या करता है? वो करता है 23 में से 20 निकाल लेता है, उधर से 10 में से 12 में से 10 निकाल लेता है और 3 और 2 एक साथ कर लेता है। मेंटल मैथ्स इसको आजकल कहते हैं। पर अगर मैं ऐसा मेंटल मैथ्स करती हूँ तो मेरा तो दिमाग ही ना घूम जाता है। पर इस बच्चे के लिए तो बड़ा ईजी है। जो चीज़ किसी के लिए ईजी है वो दूसरे के लिए डिफ़िकल्ट है। कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, मुझसे कोई गाने के लिए कहे तो बाबा रे मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी उसका ब्रेन इन सब तरीक़ों से भी वर्क करता है। या आगे चलिए, किसी और डिस्लेक्सिक, डिस्ग्राफिक, डिसकैल्कुलिक का ब्रेन हो सकता है वो इस तरह से उसको कैलकुलेशन करता है। या और आगे चलिए, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए थे, नहीं तो ना हम भी परेशान हो जाते, ये हो क्या रहा है, इतना सारा डिफ़िकल्ट चीज़ें स्क्रीन पे। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, पर उसका ब्रेन ऐसे 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 से करता है। अब क्लास में जब पूछते हैं उससे कि आंसर इसको तुमने किया नहीं, जैसे CBSE कहता है, जैसे बोर्ड कहता है, जैसे एग्ज़ाम में कहते हैं पहले ये करो फिर ये करो ये करो, वो कहता है मैंने आंसर दे दूंगा, कैसे दूंगा ये मुझे नहीं पता आपको बताने को। उसका ब्रेन हम नहीं समझ रहे, हमारा ब्रेन वो नहीं समझ रहे। इसी में तो डॉक्टर मसरत आती हैं जो बहुत ही सीनियर स्पेशल एजुकेटर हैं। वो इधर भी समझ लेती हैं, इधर भी समझ लेती हैं। यही जो हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स हैं, वो ये कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। तो ये है, क्या टीचर्स एंड पेरेंट्स हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो डाइवर्स है। तो इस तरीके से जैसे आपने बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से उनको एक स्पेसिफिक फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट कराएं सो डैट वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। एब्सोल्युटली। अगर हमारे रेगुलर तरीके से नहीं कर पा रहे, इसको अब यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग भी है, बिल्कुल डिफरेंशिएटेड लर्निंग भी कहते हैं। अब इतने से समय बहुत कुछ बताना चाहते हैं पर फिर तो आप थक ही जाएंगे हमारी बातें सुनते, है ना। तो हम बीच बीच में मैम फिर हम वो प्रेजेंटेशन, वो TLM जो बहुत सारे मैं टेबल में देख रही हूँ, आप बहुत सारी चीजें लेकर आई हैं, तो उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। हाँ, एक स्लाइड और दिखा दीजिए, अगली वाली। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है हमारे चाइल्ड विद डिसकैल्कुलिया की। उसको रिवर्स करना, लेफ्ट और राइट में किस किस को प्रॉब्लम होती है? जब मार्चिंग करनी होती है, कौन सा राइट है, डायरेक्शन बताना होता है, लेफ्ट कहते हो और करते हो राइट, करते राइट है ना। हाँ। ये ही वाली प्रॉब्लम अब आप देखिए, एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन याद है स्कूल से, 2 points एंड अ लाइन जॉइनिंग। और रे की क्या होती है, एक एंगल की क्या होती है, 2 lines एंड अ पॉइंट। ऊपर में है, पहले 2 है और 1 है, उसमें वो लाइन है, खाली 2 और 1 का खेल है। तो अब आप क्लास में जब बच्चे को कहते हैं कि एक एंगल बनाओ, तो वो लाइन बना के छोड़ देता है और कहते हैं उसको आता नहीं, अटेंशन नहीं पे करता। जैसे उसका ब्रेन देख रहा है रिवर्सिबिलिटी की इशू है, इंटेलिजेंस की इशू नहीं है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देते हैं। अगर हमको अब आते हैं हम अपने, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारे अभिभावक भी जुड़े हुए हैं और शिक्षक मित्र भी जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी, आपके अनुभव से हेल्प मिलेगी। मैं चाहूँगी कि आप TLM के माध्यम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। ये बहुत आसानी से प्लेस वैल्यू की प्रॉब्लम आती है।
ज़ीरो, पहले तो कहते हैं ज़ीरो की कुछ वैल्यू नहीं है, सडनली आप देखिए इतने सारे वैल्यूज़ हो जाती हैं। 4 अगर इधर आ गया, वही रिवर्सिबिलिटी वाली कि कहाँ प्लेसेस में जो मसरत जी ने अभी बताया था कि उनको कंजर्वेशन वाला जो प्रॉब्लम्स है। अब आप ये देखते हैं, अगर हम प्लेस वैल्यू सिखा रहे हैं 4 3 9 2, तो 4 की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, 9 की यहाँ पर, सॉरी ये 3 आ गया, 3 की तो कम आएगी। पर अगर हम इसको यहाँ लगाते हैं, ये देखिए, तो 9 की वैल्यू, जैसे मास्टर जी ने कहा कि ये चीज़ों के लिए आपको मार्केट से जाके बहुत बढ़िया मटेरियल है और लेना चाहिए, पर अगर नहीं है तो ये भी कितना इजी है, ज़ीरो कॉस्ट है। अब इसमें आप जब प्लेस वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे को समझ में आ रहा है कि 4 के नीचे बहुत सारे हैं आगे भी, वो छुप जाते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं 4 3 9 और हमने यहाँ 2 लगा दिया। तो अब ये एक तरीके से यहाँ 2 उल्टा आ गया मेरा। ये भी होता है, रिवर्सिबिलिटी हो रही है, मिरर इमेज भी बनती है। तो अब क्या हो रहा है, बच्चा समझ पा रहा है कि इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो एक ज़ीरो है, तो इसलिए ये बड़ा है, तो वो है बड़ा, खाली वो दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यूज़ को समझाया जाता है। तो अभी समय कम होने की वजह से ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं कर पा रहे हैं, पर आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ क्या बच्चों को अपने में क्लास, अपने घर में या स्कूल में करवा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ कुछ और टीएलएम भी मुझे दिख रही हैं, हम उस पर भी जाएंगे। मैम आपके पास आएंगे, जब तक आप इस टीएलएम को सेट करिए, ठीक है। हम अपने दर्शकों को मसरत मैम के पास लेकर चलते हैं। मसरत मैम, जैसा कि अभी मैम ने टीएलएम के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कई बार ऐसा होता है कि जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो व्हाट accommodation should be given to children with dyscalculia and when, क्योंकि timing is also very important. तो जब बच्चे एनी स्टूडेंट डायग्नोस होता है विद डिसकैल्कुलिया, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डिसकैल्कुलिया का डायग्नोस किस वजह से मिला है। कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है, मैथ्स कैलकुलेशन या मैथ्स रीजनिंग में डिफिकल्टी है, या मैथ्स फ्लुएंसी में डिफिकल्टी है। तो अगर कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है तो कैलकुलेटर विल हेल्प द चाइल्ड। स्ट्रैटेजीज तो है, वी हैव टू, वो रेमिडियल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करना है, वी हैव टू शो देम डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग, हेल्पिंग देम टू कैलकुलेट थिंग्स करेक्टली, वो तो है, बट इट इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। सो interim accommodation should be interim, and severe cases may it can be lifelong. So calculation per se में difficulty है तो calculator will help, but if problem is not in calculation but in fluency, that means time is a problem. तो अगर टाइम मिलता है तो बच्चा कैलकुलेशन सही करता है, लेकिन अगर टाइम रेस्ट्रिक्शन है तो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाती होगी, या वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाता है बिकॉज उसको उतना टाइम लगता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। सो अगर फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है तो एकोमोडेशन विल बी एक्स्ट्रा टाइम, और अगर रीजनिंग का प्रॉब्लम है तो ना कैलकुलेशन विल हेल्प नॉर एक्स्ट्रा टाइम विल हेल्प। व्हाट द चाइल्ड नीड्स फॉर रीजनिंग इज लैंग्वेज इनपुट। हमें ये जानना समझना बहुत जरूरी है, क्या मैथ्स की भी एक लैंग्वेज होती है, देयर इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। मैथ्स की अलग वोकैबुलरी होती है, उसकी अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे हम अगर अलजेब्रा कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं, लाइन, एंगल्स, जो भी मैथ्स में जो लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज जो हम डेली डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं, राइट? सो द रेमेडियल हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ teaching the language of maths, the vocabulary of maths, and accommodation will be what? Simplifying the maths vocabulary. या उनको जो जब हम पेपर देते हैं सॉल्व करने, दिस इज इन द लोअर क्लासेस, ओके। बोर्ड एग्जाम उनके लिए अलग नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में सब बच्चे जिनको SLD है, दे अपियर फॉर द सेम एग्जाम बट विथ accommodations। और बोर्ड एग्जाम्स में जो है
usually extra time होता है, calculator, writer, reader and so on, या you can drop the subject अगर बहुत severe है. Accommodations is slightly different. Teacher in the school is trying to see that ये बच्चा पीछे ना रहे, ये बच्चा सीखे आगे बढ़े. So you need to simplify the language of maths for the children to understand, or you restrict the number of word problems you give to the children till you equip the child with the right kind of vocabulary. So अगर कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है और आप जिसको रीजनिंग का प्रॉब्लम है उसको आप कैलकुलेटर देते हो, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प, राइट? So we have to think about what kind of accommodations to give and when to give. Certain accommodations at the primary level, certain accommodations will continue throughout. वो प्रॉब्लम को देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए अकॉर्डिंगली जो है इस चीज़ को जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो उसको देना है. और इसी के साथ मैं एक बार फिर से रेनू मैम आपके पास आऊँगी और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपकी पीपीटी भी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टीएलएम भी है, तो आप बताइए आप इससे शुरुआत करेंगे कि पीपीटी से? नहीं, मैं इससे करती हूँ. बिल्कुल. तो मैम एक चीज़, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे हम लोगों के साथ नॉर्मली ये होता है कि जब हम आजकल इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं तो ये जो 29-39 वाला होता है कि ये एक जनरल कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश हिंदी वाला. लेकिन जब हम इस तरीके के स्टूडेंट की बात करते हैं, मैं कहीं कोई आर्टिकल पढ़ रही थी तो वहाँ पे जो मैम मिलती जुलती होती, जैसे 13-30, 15-50, इस तरीके के जो फिगर में, क्या इसकी कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम है? इसे एक बार समझाइए. 30-30 ये ही तो इसमें है. अगर हम 30-30 करते हैं तो यहीं पर तो था ना कि वो 0 आ गया था बीच में. तो अगर वो 3 की जो वैल्यू है वो हर जगह पे फर्क आ जाती है. अभी हम पीपीटी पे आ जाते हैं. ठीक है मैम. हाँ, और पीपीटी पे वो चीज़ दिखाते हैं. बिल्कुल, पीपीटी प्लीज, टेक्निकल टीम. जी मैम. ये इसके आगे ही तो हमने कर लिया. आगे चलिए, यही चीज़ अभी हमने पहले वर्क की थी. 2 पीपीटीज हम आगे जाते हैं, यहाँ रुकते हैं हम. आप इसमें देखिए 37, 320, 53, 53, 3 की जगह हर जगह बदल गई. वो ही तो अभी हमने उसमें छोटे से टीएलएम में यहाँ दिखाया था. अब ये बच्चा जब देखता है और जैसे पहले दिखाया था छुपा के, तो 3 जो है वो एक्चुअली 30 है, 30 है, राइट. और 320 में उसके नीचे 2 0 और छुपे हुए हैं, राइट. ऐसे ही 5 में वो 1 है. तो जब ये बार बार इस पोजीशंस में देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है. इसमें वैल्यू जो चेंज की पोजीशन है वो बच्चा एक कॉन्क्रीटाइज करता है. मसरत जी ने क्या बार बार बोला कि कॉन्क्रीटाइजेशन, कॉन्क्रीट, सेमी कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट. ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलें प्लीज़. तो हम देखते हैं, अभी हम इसको रुक जाएंगे या इसको ही देखते हैं. ये एक बड़ा अच्छा सा गेम है जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं. उसमें क्या है, हम वो डाइस लेते हैं, 6 होता है, 2 डाइस एक साथ ली, जितने नंबर हुए तो उस बच्चे ने, ये पर्पल एक बच्चे का, ऑरेंज एक बच्चे का, उसने ऐसे लगाए. जब वो 10 हो गए तो 10 की एक कैटेगरी बना दी. फिर उसके बाद फिर से वो गेम कंटिन्यू हुआ तो दूसरे की एक कैटेगरी हो गई. तो 10 का एक ग्रुपिंग हो जाता है, फिर 10 का एक ग्रुपिंग हो जाता है. ऐसे ही जब वो 10 बार हो जाते तो वो 100 का एक ग्रुपिंग हो जाता है. ये पूरा खेल है और इसके अकॉर्डिंगली फर्दर चीज़ें होती है कि उसमें कैसे तुम जीतते हो, कैसे हारते हो. नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं हम. नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं अब, तो देखते हैं इसको. ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम है, पर इसमें भी ना आप देखिए ऊपर कौन जो नीचे 40 लिखा है वो 4 और ऊपर वाले 4 में से कौन सा 4 जो है वो सेम है, वो भाई भाई या बहन बहन है. ऐसे 82 में और 2 में या ऐसे कौन सा किसके साथ जाएगा. अगर हम इधर वाले 4, नीचे वाले 4 को ऊपर रखेंगे तो किसके ऊपर रखेंगे. तो ये अगेन वो ही प्लेस वैल्यू को एक हायर लेवल पे ले जा रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज़. ये वाली चीज़ अब हम
स्लाइड में देखते हैं ये वाला हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जब हम यूडीएल की बात करते हैं तो अभी हम पीपीटी को बंद करके और यहाँ पर एक्चुअली इसको यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। आजकल यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग है। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग क्या है? जितने डिफरेंट तरीके से अब हम ये यहाँ पर देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उस चीज़ का। अब हम ये पीपीटी को हटा देंगे 2 मिनट के लिए। तो जितनी बार आप जिस चीज़ को भी सिखाना है क्लास में उसको जितने डिफरेंट वेज से बता सकते हैं, तो उसमें क्या है, हर तरीके का ब्रेन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हम भी बहुत सारी चीज़ें हमको 10 तरीके से बताई जाएं तो उसकी लर्निंग बेटर हो जाती है, वो एम्बेडिंग बेटर होता है। ये पूरी एक थ्योरी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कि सेंसरी परसेप्शन, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर ऐसे नहीं गया तो एक रास्ता हमको नहीं पता तो दूसरे रास्ते से वो इंफॉर्मेशन हो जाती है। ये बहुत बढ़िया थ्योरी, कभी और करेंगे उसके बारे में। अब आप ये देखिए, यूनिट्स होते हैं, टेंस होता है और हंड्रेड्स होते हैं, जो कि हम इसमें भी हमने बताए थे। इसमें 1000 तक गए थे, 3 0 हुए 1000 था, 3 था तो वो हंड्रेड्स हो गया, 300 हो गया, 90 हो गया और 2 हो गया, यूनिट हो गया। अब बच्चे को कैसे करें कॉन्क्रीट में, तो काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 और ऐसे हम 9 तक चले गए। ठीक है ना, जल्दी करना है ना, तो इसलिए 9 तक कर दिए। अब 9 जो है, रूल क्या है कि एक कॉलम में 9 से ऊपर नहीं हो सकते। जहाँ 10 हुआ वो दूसरे में आ चला जाएगा। मतलब वो दूसरी, जैसे क्लास में भी होते हैं ना, इतना तुमने सिलेबस कवर कर लिया तो दूसरी क्लास में चले गए, तो ऐसे अब ये 9 के बाद जो हैं वो दूसरी क्लास में चले जाते हैं, बड़ी क्लास में चले जाते हैं, यानी ये आपके आ गए 10s में। तो ये 10 आ गया। अब ये 10 आ गया, अब टाइम बचाना है ना, तो इसलिए मैं सब सारे मार्बल्स नहीं लगा रही। तो ऐसे करके ये हमारा बार बार उसमें 9 9 9 9 आते आते और ऐसे यहाँ पर हमारे 10s आ गए। अगर ये पूरा मैं 10s लगा देती हूँ, लगा दिया, आप समझ ही रहे हैं। फिर जब ये 9 हो गए और 9 में से और एक में खाली जो 10th वाला होगा उसमें 9 होंगे। जैसे 10th डाला वो नेक्स्ट क्लास में चला गया, तो वो नेक्स्ट क्लास में आ गया, वो हंड्रेड्स की क्लास में आ गया। और ये सारे के सारे मार्बल्स इनके अंदर हैं एक एक के, और ये पूरे के पूरे 9 हैं और उसके अंदर मार्बल है एक कम। जहाँ वो मार्बल डाला है एक और, तो ये वाले जो हैं ये पूरे 10 हो गए, तो वो फिर 1000 की तरफ चल गए। तो यही चीज़ जो पहले सिखाएंगे बच्चों को, और उसके बाद हम इस पे आएंगे। फिर उसके बाद वो 3 वाला जो हमने किया था वो कहेंगे, तो कॉन्क्रीट से सेमी कॉन्क्रीट करते हुए, एब्स्ट्रैक्ट करते हुए, प्ले वे मेथड, डिस्कवरी मेथड के थ्रू हम ये एक्टिविटी बच्चों को, जो प्लेस वैल्यू बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि यहाँ से जब इधर से माइनस करा इधर गया, या इधर से कैरी ओवर करना होता है, 10 में से 1 लेके इधर ले जाना होता है, बच्चों को कितना डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे भी लगता है। कहीं पर इतने सारे गेम्स हमको सिखाए नहीं थे स्कूल में शायद। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और हमारे जो शिक्षक हैं वो देख रहे हैं तो उनको भी बहुत सारा आइडिया मिल रहा होगा। मैं जल्दी से एक बार मसरत मैम आपके पास फिर से आऊँगी, और मैं चाहूँगी कि समय की कमी है तो हम थोड़ा सा फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि क्योंकि हमें तो गागर में सागर भरनी है, फटाफट से कम समय में बहुत कुछ लेना है। मैम, कई बार टीचर्स का ये इशू होता है कि हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, डिफरेंट TLM यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे ऑडियो विजुअल मीडियम यूज़ करें, पर फिर भी दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट और द चिल्ड्रन, टू मेक देम अंडरस्टैंड, स्पेशली जब हम कैलकुलेशन की, मैथ्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को कुछ चंद शब्दों और लाइनों में समेट के उनको क्वेरीज का जवाब दें। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में मैथ्स का वर्कशॉप कंडक्ट करने गई थी ऑन हाउ टू टीच मैथ्स द मल्टी सेंसरी वे एंड यूजिंग द CRE मेथोडोलॉजी स्ट्रैटेजी। तो वहाँ पे वर्कशॉप के पहले उन्होंने कहा क्या है ना, हमारी मैथ्स लैब है, सो वी वुड लाइक यू टू सी। तो मैंने कहा वेरी गुड, चलो हम आई वुड लाइक टू सी आपके पास क्या है।
क्योंकि मुझे जो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो मुझे वो वर्कशॉप में नहीं बताना। तो उनके जो मैथ्स लैब थी बहुत ही अच्छी थी, वेल इक्विप थी, बहुत सारे मैनिपुलेटिव्स थे और बहुत सारे मैनिपुलेटिव्स जो थे बहुत केयरफुली रखे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा क्या आपके पास तो बहुत अच्छे मैनिपुलेटिव्स है और सब बाहर के थे एंड ऑल, तो ये आप कैसे यूज करते हो? तो वो बोले क्या, नहीं नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, हम बच्चे को यहाँ लेके आते हैं, बच्चे तो टच नहीं कर सकते हैं, टीचर उनको बताती है, मैनिपुलेटिव से डेमोन्स्ट्रेट करके बताती है कैसे ये मैथ सॉल्व, ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट जो है थ्रू मैनिपुलेटिव्स एक्सप्लेन टीचर करती है। तो मैंने कहा बच्चे जरा भी हाथ में लगाते हैं इसे? तो बोलते नहीं इतने एक्सपेंसिव है, हम बच्चे के हाथ में कैसे दे सकते हैं। सो नाउ ओके, जब हम कहते हैं क्या हम बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हमारे पास सब बेस्ट ऑफ बेस्ट मैनिपुलेटिव्स है, लेकिन जब तक आप बच्चों के हाथ में वो मैनिपुलेटिव्स नहीं देते हो, जब तक बच्चे उसको फील नहीं करते हैं, जब तक बच्चे उनको यूज नहीं करते हैं, वो बच्चों के लिए कॉन्क्रीट नहीं है, वो टीचर के लिए कॉन्क्रीट है। टीचर उसे यूज कर रही है, फील कर रही है, तो वो कॉन्क्रीट टीचर के लिए हुआ, बच्चों के लिए वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो है टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है दैट मैनिपुलेटिव्स यूज करना और डेमोन्स्ट्रेट करना इज कॉन्क्रीट फॉर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स। सो आप कितने भी कॉन्क्रीट मटेरियल्स लो, लेकिन अगर आप वो बच्चों के हाथ में नहीं देते हो तो वो बच्चों के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल जैसे कि यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स इन द चिल्ड्रन। बिल्कुल मैम। और रेनू मैम, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगी कि अभी हम ऑफलाइन कार्यक्रम से पहले कुछ बात कर रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पीपीटी का एक पार्ट था, समय कम है, मैं चाहूँगी डायरेक्टली हम पीपीटी प्लीज, हम पीपीटी पे जाते हैं। आप कुछ उसमें बता रही थी, कुछ चाइल्ड्स का, कुछ बच्चों का एग्जैक्टली रिलेटेड विद मैथ्स। जब ना हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको ना कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, तो कभी कभी ना हम रियलाइज नहीं करते कि बच्चे ने किस एंगल से देखा है। तो ये बस जरा बड़ा फनी सा है। रेनू मैम भी आगे चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, टाइम हमारे साथ नहीं। अरे ये तो गायब ही हो गया, इसमें है ही नहीं वो पीपीटी। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। वो एक उसकी बात हो रही थी कि किस तरीके से मिस्टेक्स जो बच्चों पे हो जाती हैं। मैं चाहूँगी कि इस विषय तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर और सेंसिटिव है, लेकिन इसका कंक्लूडिंग रिमार्क चलते चलते जो आप अपनी तरफ से हमारे जो शिक्षक, जो बच्चे, जो अभिभावक देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा जो है वो डाइवर्स है, हमें उसको डिसेबिलिटी में डालना पड़ता है, क्योंकि हमको उसके लिए हम जो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट होती हैं। पर कहीं एज अ शिक्षक, एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो डाइवर्सली थिंक कर रहा है, अगर वो गलती कर रहा है तो वो कर क्यों रहा है, उसकी सोच में हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए और हर चीज़ को बहुत बहुत तरीक़ों से सिखाना चाहिए और कॉन्क्रीट लेवल पर लेके आना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और इसी के साथ मसरत मैम, वन लाइनर कंक्लूडिंग रिमार्क रिलेटेड विद द टॉपिक। Okay, so one message to all the teachers is that make your classroom child friendly, enjoyable, fun। मैथ सब्जेक्ट जो है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। विदाउट मैथ्स हम जी नहीं पाएंगे। हर एक चीज हमारे इर्द गिर्द जो है मैथ से जुड़ी हुई है। तो मैथ्स को रियल लाइफ अपने क्लास में बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, इंजॉयबल बनाओ। आई हैड अ फियर ऑफ मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने मल्टी सेंसरी वे ऑफ मैथ्स सीखा, कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले ख्याल मुझे ये आया, ये मेथोडोलॉजी अगर मुझे बचपन में मिल गई इसका होती, एक्सपोजर मिला होता, जी जी जी, तो आज मैं मैथ्स कितना एंजॉय करती। ये फियर मेरे में नहीं होता और मैं डिसकैलकुलिक नहीं हूँ, राइट? सो माय मैसेज टू ऑल द टीचर्स इज enjoy maths and make maths enjoyable to all your children, ऑल द स्टूडेंट। और इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मसरत मैम आपका, रेनू मैम आपका, कि आपने बहुत ही सिंप्लीफाई वे से और इंटरेस्टिंग वे से हमारे दर्शकों को, व्यूवर्स को बताने और समझाने की कोशिश की कि नॉर्मली मैथ्स को किस तरीके से प्रेजेंट करें, और अगर डिसकैलकुलिया का इशू है
तो हाउ कैन वी डील और वी हैंडल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और इसी के साथ आइए जल्दी से बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ कि आप रजिस्ट्रेशन, आज लास्ट डे है, ज़रूर कर लें। किस तरीके से आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, मैं चाहूँगी कि वेबसाइट स्क्रीन पे दिखाई जाए और आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट लॉग इन करनी है। होम पेज ओपन होगा, एक्टिविटी के कॉलम में आपको जाना है और इसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा उसमें लाइव इंक्लूसिव क्लासरूम में आप जाएंगे, ये ओपन होगा और इसमें पूरा स्केड्यूल हमारे 5 दिन का दिया हुआ है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं वो तो दिया ही हुआ है, साथ ही ये जो लिंक ओपन हो रहा है इसमें हमने एक क्विज का जो लिंक है वो भी है, तो आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी इस मुहिम से जो पिछले 5 दिन में हमने चलाई, फ्रॉम 14 to 18 अक्टूबर, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो हमने चलाया डिस्लेक्सिया अवेयरनेस वीक का, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस समाज में सबके विकास के लिए सबके साथ सिंपैथी से नहीं बल्कि एम्पैथी के साथ भावनात्मक स्तर पर समझें चीज़ों को और आगे बढ़ें, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है और हर किसी में कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर होती है। तो हमें अपना वो जो नज़रिया है, वो जो कॉन्सेप्ट है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। चलते चलते एक स्केड्यूल आपको और दिखा दे जो हमारे लाइव सेशंस हैं। प्रातःकाल में शुरुआत होती है हमारी योग शक्ति के कार्यक्रम से, योगा लाइव, और उसके बाद हमारा ये जो स्पेशल डिस्लेक्सिया का प्रोग्राम जो आज आप अभी देख रहे हैं, साथ ही 12 बजे से हमारे लाइव शुरू होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ई विद्या चैनल नंबर 6 to 12 पे अकॉर्डिंग टू द क्लास ये सारे लाइव दिखाए जाते हैं। बीच में हमारे जो स्पेशल प्रोग्राम है वो भी आपको दिखाए जाते हैं। 4 से 5 का ट्रेनिंग सेशन है और 5 से 5:30 सहयोग का हमारा ये कार्यक्रम है। इसके अलावा अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये लाइव आपको दिखाए जाते हैं। अगर आप मिस कर दें तो बाद में NCERT यूट्यूब ऑफिशियल पर और NCERT स्पेशल इवेंट पर भी आप इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ हम समय समय पे अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग अपने स्पेशल्स भी लाते रहेंगे, सिलेबस भी लाते रहेंगे, लेकिन ये यूं ही चलता रहेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है सकारात्मकता के साथ प्रसन्न होकर भावनात्मक तरीके से जीवन में आगे बढ़े भी और दूसरों को भी साथ दे, सहयोग दे आगे बढ़ने का। इसी के साथ प्रसन्न रहिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।